हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। होपफुली सब लोग अच्छे हैं। और थंबनेल देख के तो अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आए हुए हैं। आज हमारे टॉपिक का मेन कोर जो है वो हमको कहाँ लेकर के जाने वाला है, टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब ये क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ क्यों जाने लगे। अभी तो पिछले लेक्चर में हम लोग बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे। बोहर एटॉमिक मॉडल की बात पिछले लेक्चर में कर रहे थे, ठीक है। अब पिछले वाला वीडियो लेक्चर जिन लोगों ने देखा उन लोगों को हल्का फुल्का अंदाजा होगा। अभी पिछले ही वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे थे। क्या हो गया बोहर के एटॉमिक मॉडल में, जो हम लोगों को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल अगले वाले मॉडल की तरफ जाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थे। अब ये कौन से लिमिटेशंस थे भाई साहब, ये भी समझना जरूरी था। तो हो क्या रहा था बेसिकली कि पिछले वाले लेक्चर में मैंने तुम लोगों को कुछ बताया था कि रेडिएशन का हम क्या कर रहे थे, स्पेक्ट्रम निकालने की कोशिश कर रहे थे। स्पेक्ट्रम हम लोग कुछ ऐसे दिखाई दे रहा था, दिखाई देता है, ठीक है, याद है थोड़ा थोड़ा स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के साथ कहानी ये हुई कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में स्पेक्ट्रम को अच्छे से एक्सप्लेन किया, सारी बातें बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझाई, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ एकदम बेस्ट। बोहर ने तो पूरा का पूरा एटॉमिक मॉडल ही इसी दम पे बनाया कि स्पेक्ट्रम को ही अच्छे से पूरी तरीके से क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन ये एटॉमिक मॉडल जो है इसको जब मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया, मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया, और जब इसी स्पेक्ट्रल लाइंस को, जो स्पेक्ट्रा इसमें से निकल रहा था, इन्हीं स्पेक्ट्रास को हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक फील्ड में सब्जेक्ट कर दिया। ध्यान से समझना क्या हो रहा है। हम लोगों ने इसको जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया, जब हम लोगों ने इसको डाल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको उतार दो, देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने इसको डाला तो ये लाइनें जो है वो स्प्लिट होना शुरू हो गई, थोड़ा 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 ये भी क्या होने लगी, स्प्लिट होना शुरू हो गई। अभी सवाल उठ गया कि ये स्प्लिट क्यों हो रही है। सवाल पैदा होगा कि अभी ये जो लाइनें हैं, अगर ये एक रेडिएशन इसमें से जो रिलीज हो रही है, रेडिएशन जो है ये स्प्लिट क्यों होने लगा इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये जो स्प्लिटिंग ऑफ रेडिएशन था इसको क्या बोला जाता था, जीमैन इफेक्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, जीमैन इफेक्ट बोला जाता है। जीमैन इफेक्ट क्यों हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मेरी लाइनें जो है वो स्प्लिट क्यों हो रही है, इसका बोर जवाब नहीं दे पा रहे थे, पहला लिमिटेशन, ठीक है। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको भी टाक इफेक्ट बोला जाता है। सेम टू सेम कहानी भाई, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम लोगों ने इसको क्या कर दिया है, सब्जेक्ट कर दिया है, तो सब्जेक्ट कर देने के बाद ये लोग क्या होना शुरू हो गई है, स्प्लिट होना शुरू हो गई। जो मैग्नेट, जो अंदर से निकलने वाली रेडिएशन वाली जो लाइंस है वो क्या होने लगी, स्प्लिट होने लगी। तो पहला लिमिटेशन, एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहला लिमिटेशन जो बोर के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमको देखने को मिला वो कौन सा था, वो था कुड नॉट एक्सप्लेन जीमैन इफेक्ट, जीमैन एंड स्पार्क इफेक्ट। ये दो इफेक्ट सबसे पहले तो बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, दो सबसे पहली चीज। सेकेंड बात क्या है कि कुड नॉट गेट एनोनिमस टू डुअल नेचर ऑफ मैटर। अब ये क्या है, ठीक है। थर्ड, कुड नॉट एक्सप्लेन, लिख देता हूं पहले, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। could not explain uncertainty principle और could not explain the spectrum of multi electron atoms। जो बहुत सारे एटम वाले इलेक्ट्रॉन होता है, एक एटम इधर से उधर एक्साइट होएगा, भागेगा, रेडिएशन रिलीज करेगा, वो रेडिएशन पास होगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे रेडिएशन बहुत जगह से रिलीज हो रहा है, कैसे कैसे क्या क्या है, वो सारी चीज़ों को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली इसके बारे में मैंने तुम लोग बताया कि जीमैन और स्पार्क इफेक्ट के बारे में वो अपने को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, पहली बात, ठीक है। सेकेंड बात, यहाँ पे सवाल उठना शुरू हो गए थे डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमको वन बाय वन समझना पड़ेगा कि डुअल नेचर क्या है।
फिर हमको धीरे से समझना है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। ये सारी बातें हमको समझ में आएंगी। जब वो बातें समझ में आएंगी तब हमको समझ में आएगा कि बोर का एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशंस क्यों और किस तरीके से काम कर रहे थे। पर इतनी बातें हैं कि किसी न किसी तरीके से बोर का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्या होने लगा था, धीरे से फेल होना शुरू हो गया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात जिसके बारे में हम लोग बात करना शुरू करेंगे वो है डुअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। चलो डुअल नेचर ऑफ मैटर की बात करते हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर के अंदर सबसे पहले जो साइंटिस्ट पिक्चर में आए उनका नाम था मैक्स प्लैंक। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि हम लोग जिसको एनर्जी समझते हैं, हम लोग जिसको रेडिएशन समझते हैं, जब भी कोई भी तुम छोटे से सिस्टम के अंदर से कोई भी रेडिएशन जो बाहर निकाल रहे हो, ये जो रेडिएशन बाहर निकल रहा है, ये रेडिएशन किस फॉर्म में है? हमारे हिसाब से वेव के फॉर्म में है। ध्यान से समझना, ये रेडिएशन किस फॉर्म में है? वेव के फॉर्म में। वेव से ये क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एमिट हो रहा है। ठीक है, एमिट क्या हो रही है? एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्या एमिट हो रही है? एनर्जी एमिट हो रही है। ठीक है, जब भी रेडिएशन यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को बताया था एक छोटी सी बात कि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जब मार के अलग ऑर्बिट में जाएगा, फिर वापस से लौट के आएगा और फिर क्या रिलीज करेगा? एनर्जी एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, इनका कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है वगैरह वगैरह के हमको छोटे बहुत बेसिक बातें क्या है याद है, हम लोगों को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये है। तो मैक्स प्लैंक के इसके अंदर क्या लेना देना? मैक्स प्लैंक का इसमें क्या रोल है? मैक्स प्लैंक ने बताया कि द एनर्जी, ध्यान समझना, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, स्पेक्ट्रम दो टाइप के थे याद है, स्पेक्ट्रम दो टाइप के थे, एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, दो टाइप थे। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड आर नॉट कंटिन्यूअस। क्या बताया क्या बताया क्या बताया? ये बताया कि जो भी एनर्जी या जो भी रेडिएशन उसमें से निकल रहा है वो कंटिन्यूअस नहीं है। जो भी एनर्जी एमिशन, इलेक्ट्रॉन ने जब रेडिएशन के लिए मतलब जंप मारा, हायर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में जंप मारा, और उसके वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई, जो एनर्जी उसमें से रिलीज हुई, वो एनर्जी जो है वो एक कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है। दिस एनर्जी कम्स इन स्मॉल, ध्यान से सुनो ध्यान से सुनो, डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड एज फोटॉन्स। ठीक है, कॉल्ड एज फोटॉन। तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है जब एटम जंप मार रहा है पीछे और उसके अंदर से जो वेवलेंथ रिलीज हो रहा है, ये वेव जो रिलीज हो रही है ये वेव कंटिन्यूअस नहीं है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर आ रही है। और एक एक पैकेट का नाम इन्होंने क्या दे दिया है? फोटॉन दे दिया है। फोटॉन जब इन्होंने बोला तो इन्होंने बोला कि ये छोटे छोटे पैकेट में आ रही है, इस वजह से एक नेचर इसका कैसा है? पार्टिकल जैसा है। इसका नेचर कैसा है? पार्टिकल जैसा। ध्यान से समझना, इसका नेचर कैसा है? पार्टिकल जैसा है। और एक्चुअली में जो एनर्जी को हम अभी तक समझ रहे थे उसको हम बोलते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते थे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो इस कहानी में आए मैक्स प्लैंक, उन्होंने आके पूरी अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन ही हिला दिया। और उन्होंने हमको क्या बोला? उन्होंने हमको बोला कि जो कुछ भी इसके अंदर से मैटर पास हो रहा है, जो भी रेडिएशन इसमें से पास हो रही है, उसको हमारी नज़रिए से कैसा भी किसकी तरह बिहेव करती है? वेव की तरह बिहेव करती है। पर वेव को और गहराई में समझने की कोशिश करो, एनर्जी को और डेप्थ में समझो, तो हमको समझ में आता है कि एक्चुअली में वो एक स्ट्रेट वेव में नहीं आ रही, सीधे सीधे वेव में नहीं, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट में आ रही है, छोटे छोटे डिस्क्रीट मतलब अलग अलग पैकेट्स में आ रही है। ये पैकेट्स को हमने नाम दिया फोटॉन, और फोटॉन किसके जैसे होते हैं? पार्टिकल। तो एक ही टाइप की वेव जो एनर्जी रिलीज कर रहा था इलेक्ट्रॉन, उसका नेचर कुछ वेव जैसे भी हरकतें कर रहा था और उसका नेचर जो था वो पार्टिकल जैसे भी हरकतें कर रहा था। पीछे सरकने हैं, यहाँ पे हमने बोला कि कुड नॉट बी एनोनिमस टू डुअल नेचर ऑफ मैटर। इसका मतलब क्या है? हमारे हिसाब से या बोर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सिर्फ जो रेडिएशन रिलीज कर रहा है वो किस फॉर्म में है? कंप्लीटली वेव के फॉर्म में है। लेकिन ये पार्टिकल फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है, और ये बिहेवियर को बोर का एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, समझ में आता है? बड़ी सिंपल सी बात है। तो बोर का मॉडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, तो मैक्स प्लैंक ने और क्या बोला होगा?
मैक्स प्लैंक ने और जो जो बातें बोली हुई वो थोड़ी थोड़ी बातों को भी हम लोगों को क्या करना है अभी समझ कर। मैक्स प्लैंक ने बताया कि एनर्जी जो कुछ भी इसके अंदर से रिलीज हो रही है, जो भी एनर्जी, वो जो वेव है जो एनर्जी लेकर के आ रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जितनी हाई रखोगे, ध्यान से समझना, फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा हाई रहेगी। अब ये वाली वेव को ध्यान से देखो, ठीक है, और ये वाली वेव को ध्यान से देखो, ठीक है, ये क्या कर रही है, ये हाई एनर्जी पोजेस करती है कंपेयर टू ये वाली वेव। ये वाली वेव का एनर्जी कैसा है, थोड़ा सा लो है कंपेयर टू दिस। इसकी भी एनर्जी कैसी है, हाई, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो बहुत कम जगह में बहुत ज़्यादा वेव्स बना रही है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, थोड़ा सा कम है। ठीक है, तो ये एनर्जी के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। तो बस मैक्स प्लैंक ने हमको ये बताया, मैक्स प्लैंक ने हमको क्या बोला कि एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी विल बी इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी की जगह पे यहाँ पे आएगा h/f। ठीक है, h की वैल्यू इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h को क्या बोला जाता है, h को बोला जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आता है, E विल बी इक्वल टू h इंटू एफ। समझ में आता है, क्लियर है, सॉर्टेड है। वैसे ही E इज इक्वल्स टू h इंटू एफ। अब हम लोगों को मालूम है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1/t। तो स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस इंटू 1/t। स्पीड कैन बी रिटन एज डिस्टेंस इंटू n, n लिखने के बजाय मैं यहाँ पे f लिख रहा हूँ, तो शॉर्ट फ्रीक्वेंसी। इसकी जगह पे क्या बढ़ गया, ये आके बढ़ गया। अब स्पीड को अगर मैं v समझ लेता हूँ तो डिस्टेंस, एक वेव मेरी जब बनती है तो एक वेव का डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल करती है, लैम्बडा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लैम्बडा, डिवीजन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, f फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी बाय लैम्बडा विल बी इक्वल टू f। ठीक है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, v अपॉन लैम्बडा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ इक्वेशन को, e कैन बी रिटन एज h। ठीक है, और v बाय लैम्बडा। कहीं कहीं ये जो वेलोसिटी है इसको क्या लिखा जाता है, c बाय लैम्बडा विल बी इक्वल टू f। इसको लिखा जा सकता है, h की जगह पे लिखा जाएगा, h वैसे रहेगा, hc बाय लैम्बडा लिखा जाएगा। ऐसा भी हो सकता है, कहीं कहीं ये ऐसा लिखा रहेगा, म्यू c बाय लैम्बडा लिखा रहेगा। ये जो तीनों वैल्यूज मैं तुमको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ये सब किसको अकाउंट करती हैं, फ्रीक्वेंसी को अकाउंट करती हैं। ठीक है, कहीं पे v इज इक्वल्स टू c किसको अकाउंट करती हैं, वेलोसिटी को अकाउंट करती है। जहाँ जहाँ भी म्यू n f लिखा रहेगा समझ लेना वहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, जहाँ पे v इंटू सी लिखा होगा वहाँ किसकी बात हो रही है, वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये थी कहानी मैक्स प्लैंक की। मैक्स प्लैंक वो पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि जो भी पार्टिकल हमारे अगल बगल एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ एक तरीके से सिर्फ वेव ही नहीं है, उसका नेचर जो है वो डुअल है। सबसे पहले जो इसमें से रेडिएशन निकल रहा था वो रेडिएशन एक वेव थी, पर वो वेव जो है वो वेव नहीं है, एक टाइप का पार्टिकल भी है। उसके अंदर से डिस्क्रीट तरीके से क्या निकल रहे हैं, फोटॉन्स निकल रहे हैं। इस वजह से उसका नेचर किसके जैसा है, पार्टिकल जैसा भी है। जो वेव निकल रही है उसका पार्टिकल नेचर भी है, वेव निकल रही है उसका पार्टिकल नेचर भी है। अब पार्टिकल का वेव नेचर है या नहीं है, इसके ऊपर उठ रहा है सवाल। ठीक है, मैंने तो बोला डुअल नेचर। इस ब्रह्मांड में पार्टिकल्स हैं, वेव्स हैं। ये वेव्स जो है ये पार्टिकल जैसी है, पर पार्टिकल वेव जैसे हैं क्या, पता नहीं। इसके बारे में हमको डी ब्रॉगली बताएंगे, जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। इसको कॉपी करो, फिर करते हैं शुरू। तो फिर ये बात है जो हम लोगों को मैक्स प्लैंक ने बता दी। मैक्स प्लैंक ने हमको ये बता दिया कि जो भी अगल बगल वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, थोड़े बहुत पार्टिकल नेचर भी है। जो अगल बगल हमारे सारे वेव्स दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लाइट है, लाइट भी एक वेव है ना। लाइट को जानते हो, लाइट के ऊपर बहुत कहानी शुरू होगी। ठीक है, लाइट का भी एक नेचर वेव है, एक नेचर पार्टिकल है। पार्टिकल के ऊपर बहुत लोगों ने कहानी बताई है। न्यूटन ने कहानी बताई है, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइगेन्स वेव थ्योरी। ठीक है, काफ़ी बातें हुई हैं इसके ऊपर। किसी ने वेव थ्योरी के बारे में बताया, किसी ने पार्टिकल नेचर के बारे में बताया, काफ़ी बातें इसके ऊपर हुई है। ठीक है, तो टॉपिक पे कनेक्टेड रहते हैं। मैक्स प्लैंक ने हमको बता दिया कि जो कुछ भी अगल बगल वेव्स एग्जिस्ट कर रही हैं उनका कुछ ना कुछ पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, कोई बात नहीं, इनसे थोड़ा सा प्रभावित हुए और नई कहानी को जन्म दिया।
डी ब्रोगली, ऐसे अलग अलग तरीके से इनको प्रोनाउंस किया जाता है। डी ब्रोगली हम लोग बोलेंगे ताकि आप लोग इसका स्पेलिंग भूलो नहीं, ठीक है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि भाई साहब ये वेव है, आप बोल रहे हो कि ये छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है, मतलब ये कुछ ऐसी है। समझ में आता है? अगर ये वेव है और ये इस तरीके से चल रही है तो ये कुछ ना कुछ पार्टिकल्स की बनी हुई है, और ये पार्टिकल जो है वो इस फॉर्म में चल रहे हैं, ऐसा आप मानने की, ऐसे इस बारे में किसने बताया हमको? इस बारे में हमको किसने बताया? मैक्स प्लैंक ने बताया, ठीक है। मैक्स प्लैंक ने बताया कि ये जो वेव है ये पार्टिकल जैसी है। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि इस हिसाब से तो ब्रह्मांड में जितने भी पार्टिकल हैं अगर वो मोशन में आ जाए, ध्यान से समझना, ध्यान से, जितने भी पार्टिकल हैं अगर वो मोशन में आ जाए तो वो भी क्या बन जाएंगे? वेव बन जाएंगे। बोलेंगे अरे ये क्या बात हुई मतलब मैं भी अगर भागूं तो वेव बन जाऊंगा? समझना, मैं भी अगर मोशन पकड़ लूँ, पार्टिकल हूँ, ये तो दिख रहा हूँ यार, वेव तो दिख भी नहीं रही है, मैं तो दिखाई दे रहा हूँ ठीक है, तो मैं एक पार्टिकल हूँ, पार्टिकल बहुत सारे मेरे अंदर, पर ठीक है थोड़ी देर के लिए यूनिट पार्टिकल हूँ, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं एक पार्टिकल। अगर मैं दौड़ना शुरू कर दूँ इधर से जोर से, दौड़ लगा दूँ यहाँ से वहाँ तक, तो क्या मैं भी वेव बन जाऊँगा? ये सवाल उठना शुरू हो गया डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में। डी ब्रोगली ने बोला जरूर, क्यों नहीं भाई, जरूर हो सकते हो, सब लोग पार्टिकल हैं, सब लोग वेव हो सकते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने हमको एक छोटा सा एक्सप्रेशन बताया। इन्होंने बताया कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इन्होंने अपना क्या कोट हमको दिया कि लैम्बडा विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। अब ये लैम्बडा जो है ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? ये एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि लैम्बडा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। ध्यान समझना, लैम्बडा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ, ठीक है। और वेव्स की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होती है, जैसे उनकी वेलोसिटी होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, उनका वेवलेंथ होता है। लैम्बडा विल बी इक्वल टू, और यहाँ पे पी जो है, पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। पी स्टैंड्स फॉर मोमेंटम। मोमेंटम तो कोई पार्टिकल ही ले सकता है ना भाई साहब, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, ठीक है, इसको रब कर दूं। अरे भैया गजब चैलेंज है, चलो ठीक है। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी। मास कौन पोजेस करने वाला है? मास तो सिर्फ एक पार्टिकल ही पोजेस कर सकता है, वेलोसिटी में कोई ना कोई पार्टिकल ही चलने वाला है, ठीक है। तो वो ही है, एक पार्टिकल ही है जो मोमेंटम क्या कर सकता है? गेन कर सकता है। समझ में आता है कि एक मोमेंटम कौन से टाइप का मैटर जो है मोमेंटम गेन करेगा? जिसका मास होगा वही मोमेंटम गेन कर पाएगा, क्योंकि मास होगा तभी वेलोसिटी। मास वेलोसिटी से भागूंगा तभी तो कुछ ना कुछ मोमेंटम गेन करूंगा, ठीक है। अगर मैं वेव हूँ अगर मैं वेव हूँ तो मैं ऐसे ऐसे करते चलूंगा, ठीक है। दिखाऊंगा तुमको अजीब सा डांस, वो क्या बन जाने वाली है? मेरी वेवलेंथ बन जाने वाली। मैं ही जब मोशन में चलने की कोशिश करूंगा और अच्छे खासे मोशन में जब चलूंगा तो मैं ही कैसे चलने वाला हूँ? एक वेव की तरह चलने वाला हूँ। ये बात कौन साबित करके दिखा रहे हैं मुझको? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस मुझको क्या करके दिखा रही है? साबित करके दिखा रही है। तो ये बात साबित करने के लिए चलो ठीक है, मान लिया कि मैं वेव हूँ, मैं वेव हूँ, मैं पार्टिकल भी हूँ। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस लगाएंगे। लैम्बडा विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34। मैं 70 किलो का 70 इंटू 10 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा हूँ। इतना तो नहीं भाग पाऊंगा, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कितना भागूँ ठीक है, 2 मीटर 1 मीटर पर, हाँ 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से भाग रहा हूँ। 1 मीटर से भाग सकता हूँ, थोड़ी देर भाग लूंगा 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। इतनी स्पीड से मैं भाग रहा हूँ। अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू 3, ऊपर जाके बन जाएगा 10 रेज टू माइनस 3, इसका एक मिलेगा 10 रेज टू माइनस 4 डिवाइड बाय 7 लैम्बडा विल बी इक्वल टू, मैं इसको लिख सकता हूँ 1/7 इंटू 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 इंटू 10 रेज टू माइनस 4, 1/7, 1 को 7 से डिवाइड करूँगा, 0 पॉइंट लगाऊंगा, 0.17, नीचे आंसर देगा 3, 30 होगा 4, 0.14 इंटू 6.26 इंटू 6.626, देखना 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 37, ठीक है। 6.626 इंटू 10 रेज टू माइनस 37। अब 66261 4 6 24, 4 2 8 और 10, 6 1 24 25, 4 6 24 26, 6 6 2 6 0 4 6 7 12 9
ठीक है, और उसके बाद भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.92, ध्यान से देखो 0.92 764 इंटू 10⁻⁻37। ये क्या मिल रही है मुझको? मेरी वेवलेंथ मिल रही है, ये मुझको मेरी वेवलेंथ मिल रही है। ध्यान से समझना, मेरी वेवलेंथ है क्या? मेरी वेवलेंथ है, जब मैं मूव करूंगा तो एक वेव की तरह मूव करूंगा, तो ये एक वेव जो मैं बनाने वाला हूँ, ध्यान से, जो मैं जब मूव करूंगा तो जो मैं ये एक वेव बनाऊंगा चलने में, अगर मैं एक पार्टिकल हूँ और मेरी वेव नेचर भी है, तो जो मैं एक वेव बनाने वाला हूँ उसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है? 0.92 इंटू 10⁻⁻37 मिलने वाली है। ठीक है, इतनी बड़ी मुझको वैल्यू मिलने वाली, समझ रहे हो? ठीक है, मान सकते हो ना, इतनी बड़ी मुझको वैल्यू मिल रही है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को प्लॉट करने की कोशिश करोगे, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, ठीक है, के आसपास 90 36 37 के आसपास 92। ये मेरी वेवलेंथ है, इतना बड़ा वेव मैं बनाने वाला हूँ जब मैं चलूंगा। तुमको अंदाजा भी है कि ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटी आ रही है। तो मेरे को एक बात समझ में आ रही है इससे, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे हो क्या रहा है, कि यहाँ पे मुझको एक बात समझ में आ रही है, इसकी सिग्निफिकेंस मुझको समझ में आ रहा है कि मेरा जो वेवलेंथ बन भी रहा है, मैं बहुत बड़ा पार्टिकल हूँ, 70 किलो का पार्टिकल हूँ भैया, मजाक में मत लो मुझको, ठीक है, मैं 70 kg का पार्टिकल हूँ, अगर मैं वेव बना भी रहा हूँ तो मेरे वेवलेंथ जो बन रहा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है, इतना छोटा है कि ये नॉन सिग्निफिकेंट है। तो कैसे डिसाइड होगा कि कौन सिग्निफिकेंट है कौन नॉन सिग्निफिकेंट है, किसका वेव कंसिडर किया जाए, कौन से मैटर का वेव कंसिडर ना किया जाए? तो यहाँ से हमारा जो फॉर्मूला ही हमको बताएगा कि किसको कंसिडर करने की ज़रूरत है। उन्होंने क्या बोला था हमको? लैम्बडा विल बी h अपॉन, ये बात बोली थी, लैम्बडा विल बी इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। लैम्बडा इज मास, ठीक है, मास जितना ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसकी उतनी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। अगर वेवलेंथ बहुत छोटी हो जाए, अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए तो हमारा जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब समझ में आता है। अगर वेवलेंथ बहुत ज़्यादा छोटी आ रही है तो तुमको उस वेवलेंथ को कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो कुछ भी एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारे अगल बगल, जैसे मैं तुम्हारे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो इसके पार्टिकल होने का नेचर बहुत ज़्यादा है और इसके वेव होने का नेचर बहुत ज़्यादा कम है। ये बहुत कम वेव है और बहुत ज़्यादा पार्टिकल है, मतलब मैं पार्टिकल की तरफ बहुत ज़्यादा हूँ, वेव की तरफ बहुत कम हूँ। लेकिन ढूंढोगे गहराई से, थोड़ा सा वेव मैं भी हूँ, थोड़ा सा वेव तुम भी हो, पर ग्लिच किधर है? ग्लिच इधर है कि अपना इलेक्ट्रॉन का मास कितना था यार? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 था ना, याद है? इसका मास तो बहुत कम है, इसका मास तो बहुत कम है ना। मेरा मास बहुत ज़्यादा था तो मेरी वेवलेंथ बहुत छोटी आ रही थी, पर मेरा इलेक्ट्रॉन जो है इसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा है नेगेटिव टर्म्स में, ठीक है। इसका 10⁻31 का पावर बहुत ज़्यादा है, इसका मास बहुत छोटा है, इसका मास इतना ज़्यादा छोटा है, तो इसकी जब वेवलेंथ निकालोगे तो क्या निकलेगा? एक कंसिडरेबल वेवलेंथ निकलेगी। मतलब ये जब मोशन में चलेगा तो एक बड़ी वेव बनाते चलेगा कंपेयर टू मी। मैं तो कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, मैं तो जो बना रहा हूँ पागल कर दूंगा, इतना छोटा वेव बना रहा हूँ। ये क्या करेगा? मेरे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी वेव बनाने वाला है। तो यही डी ब्रॉगलीज ने हमको बताया कि जहाँ पर भी तुम देखोगे अगल बगल जो भी मैटर तुम्हारे एग्जिस्ट करेगा, ये सब मैटर जो है डुअल नेचर क्या करता है? पोजेस करता है। डुअल नेचर पोजेस करने की वजह से इसके अंदर हमको इसका पार्टिकल नेचर भी मिलता है मैटर में और इसका वेव नेचर भी मिलता है। एग्जिस्ट करने वाली हमारे अगल बगल की सारी चीज़ें जो हैं वो पार्टिकल नेचर रखती हैं और वेव नेचर भी रखती हैं, पर सिग्निफिकेंट और नॉन सिग्निफिकेंट तरीकों से रखती हैं। जैसा मैं भी वेव की तरह बिहेव करूँगा अगर मैं भी पार्टिकल हूँ तो, लेकिन मैं जो वेवलेंथ बनाऊँगा वो किसी काम की नहीं रहेगी, 2 पैसे की नहीं होगी, क्योंकि इतनी छोटी बनाऊँगा कि वो एरर के बराबर भी नहीं। यार अंदाज़ा लगाओ, ये मैं वेव बना रहा हूँ, ये तुम लोग तो इधर ही रुक जाते हो, 0.0004 बार आ गया तो तुम बोलोगे हट, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं इसको, कैलकुलेशन में मतलब मैं देखो कहाँ तक हार नहीं मान रहा हूँ। समझ रहे हो? ठीक है, समझ में आया? तो ये डी ब्रोगलीज की बताई हुई कहानी, डी ब्रोगली ने जो बताया वो बिल्कुल सही बताया हुआ है, लेकिन वो कहीं कहीं वैल्यूबल है, कहीं कहीं वैल्यूबल नहीं है। हम लोगों को एक बात समझ में आ गई, गड़बड़ तो अपने साथ अब हो गई ना। मैंने अभी तुम लोगों को बोल दिया कि यार इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन का मास मैंने तुमको बता दिया कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। इसका मतलब इसका वेवलेंथ जो होगा वो कैसा होगा? कंसिडरेबल है।
अच्छा खासा वेवलेंथ बनाएगा यार ये वेव अगर अच्छा खासा वेवलेंथ बना रहा है मोशन में, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन वो एक वेव भी है। नील बोर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या था, एक पार्टिकल था। तो पार्टिकल नेचर जो है वो कैसे प्रूव होगा और वेव नेचर कैसे प्रूव होगा, करके दिखाओ। तो पार्टिकल नेचर प्रूव करता है हमारा वही जिंक सल्फाइड की स्क्रीन वाला, याद है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, कैथोड रे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर परफोरेटेड के एनोड के पीछे लगी हुई थी। जब पीछे आके हिट करती थी तो यहाँ पे क्या हो जाता था, फ्लोरेसेंट सरफेस लगा के रखा हुआ था हमने। ये सरफेस हमने कैसे लगा के रखा हुआ था, फ्लोरेसेंट था। ये फ्लोरेसेंट सरफेस क्या करने लगता था, ग्लो करना शुरू कर देता था। हम लोगों ने इसके अंदर प्रूफ करके बताया था कि इधर से इधर कोई चीज़ मूव कर रही है, जो भी चीज़ इधर से मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसके बाद इसका नेचर कैसा है, चार्ज्ड है, और ये एक टाइप का पार्टिकल है क्योंकि हमने इसके बीच में पैडल लगाया हुआ है, और वो पैडल क्या करना शुरू कर देता है, घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इसका नेचर कैसा था, पार्टिकल नेचर था। इस पार्ट ने हमको सिखाया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल है। अब लाइट की थियरी जब तुम लोग पढ़ोगे तो तुम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हो, उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, डिफ्रैक्शन जो है वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ वेव दिखा सकती है भाई साहब। डिफ्रैक्शन एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ वेव दिखा सकती है, पार्टिकल नहीं दिखा सकता। डिफ्रैक्शन तुम लोग को पहले पढ़ना पड़ेगा भाई, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, लेकिन डिफ्रैक्शन के बारे में अभी तुम लोग को बता पाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो किन दो बातों ने हमको बताया कि इलेक्ट्रॉन वेव भी है और पार्टिकल भी है। डिफ्रैक्शन ने बोला कि इलेक्ट्रॉन वेव की जैसा बिहेव कर रहा है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ने बताया यार आके हिट कर रहा है, कोई पार्टिकल ही आके हमको हिट करेगा तभी हम ग्लो करेंगे, ऐसे तो फोकट में हम ग्लो करने वाले हैं नहीं। तो इन्होंने बताया कि हाँ चलो ठीक है, पार्टिकल है, मोमेंटम भी गेन करवा रहा है बीच में, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन को हिट भी कर रहा है। दो बातें थी ना, पैडल भी था जो घूमता था, मोमेंटम का ट्रांसफर, समझ में आता है, फ्लोरेसेंट स्क्रीन की कहानी। बड़ी अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सॉर्टेड था, सब लोगों को ना एक तरफ बढ़िया चल रहा था काम, बीच में एक और साइंटिस्ट आ गए। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये आज के लेक्चर का तुम लोगों का सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल टॉपिक बनेगा। ठीक है, पिछले वाला जो डी ब्रोगलीस का इक्वेशन है उसके अंदर एक क्रिकेट की बॉल ली जाती है, फेंकी जाती है, समझना तुम्हारे टेक्स्ट बुक्स के अंदर वैसा क्वेश्चन होगा। एक क्रिकेट के बॉल का मास ये है, उसको इतनी स्पीड से फेंका हुआ है तो वो कितना वेवलेंथ बनाते चल रहा है, उसका भी वेवलेंथ तुमको बहुत छोटा मिल रहा है। अरे मैंने तुम्हारी पूरी बॉडी फेंक के दिखाया यार, क्रिकेट का बॉल तो उसके सामने बहुत छोटी चीज़ है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसके बारे में अपने को पढ़ना है वो है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने एक विचित्र ही बात बोल दी। हाइजेनबर्ग ने अपने को क्या बोला कि पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड इट्स मोमेंटम कैनॉट बी कैलकुलेटेड प्रीसाइजली एट द सेम टाइम। मतलब एक ही इक्वेशन अगर तुम बनाओ, अभी साई वगैरह के बारे में तुम जानते नहीं हो, नेक्स्ट वाले में तुमको समझ में आएगा। एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट वेव फंक्शन होगा, ऐसी कहानियाँ होती हैं कुछ ना कुछ। पहले मैं तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं करूँगा, परेशान नहीं करूँगा। तो इसके अंदर हाइजेनबर्ग ने अपने को एक बात बताई, हाइजेनबर्ग ने अपने को एक बात बताई कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इलेक्ट्रॉन को पता करने की कोशिश करो। एक काम करो, थोड़ा सा जूम करो और देखो इलेक्ट्रॉन की तरह, पता करो कि उसकी पोजीशन का है। ठीक है, पर जब तुम उसकी पोजीशन पता करने की कोशिश करोगे तो तुम जिस मोमेंटम से वो चल रहा था वो मोमेंटम खो दोगे, मोमेंटम नहीं पता कर सकते तुम। और जब तुम उसकी मोमेंटम पता करने की कोशिश करोगे तो तुमको ये नहीं पता चलेगा कि उसकी पोजीशन क्या रहेगी। एक टाइम पे तुम उसका मोमेंटम और उसका पोजीशन, ये दोनों बातों को एक साथ नहीं समझा सकते, एक साथ नहीं फाइंड आउट कर सकते। एक वेव फंक्शन के अंदर, जिन लोगों को पता है थोड़ा बहुत, एक वेव फंक्शन के अंदर दोनों वैल्यूज एक साथ तुम लोगों को नहीं मिल सकती है। ठीक है, श्रोडिंगर्स वगैरह की बात हम लोग करने वाले हैं थोड़े टाइम में, उसको लेकर के बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो ये अनसर्टेनिटी के बारे में हम लोगों को बता दें कि सर्टेनली जो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे वो वैल्यूज हमको सर्टन नहीं मिल वाली। क्या बोल रहे हैं, क्या मालूम, कुछ भी बातें करने लगते बीच में। ठीक है, चलो मैं तुम लोग को डीप में ले जाकर समझाने की कोशिश कर, भूल जाओगे इन्होंने क्या बोला। ये एक ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिट को ट्रेस कर रहा है, ऐसे 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 आराम से घूम रहा है। मुझको इलेक्ट्रॉन देखना है, मुझको ये इलेक्ट्रॉन देखना है। ठीक है, मैं इसको नीचे रखूंगा, ऊपर से लाइट मारूंगा और देखने की कोशिश करूंगा कि है कहाँ है, कहाँ है, दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैं एक सोर्स ऑफ लाइट लगाऊंगा और ये लाइट इधर आएगी जोर से, ठीक है। मुझको कोई भी चीज़ दिखाई कैसे देती है, मेरा विजुअल अपैरेटस खुद कैसे काम करता है। तुम लोग मुझको क्यों देखते हो मालूम है, स्क्रीन में से कुछ ना कुछ लाइट निकल रही है जो तुम्हारे रेटिना पे पड़ रही है, ठीक है। अभी ये कैमरा को कैसे पता चल रहा है मैं कहाँ हूँ, ये लाइट जो है मेरे ऊपर पड़ती है और मेरे ऊपर से पड़ के तुम्हारी तरफ रिफ्लेक्ट होती है। लाइट मेरे ऊपर पड़ती है, तुम्हारे ऊपर रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन हूँ तो लाइट आकर के मुझको हिट करेगी और फिर तुम्हारी आंखों की तरफ जाएगी, तुम्हारी आंखों पे उसके रेटिना पे तुम्हारा इमेज बनेगा और इमेज से तुम्हारे ऑप्टिक नर्व तुम्हारे दिमाग को बताएगा कि हाँ ये इलेक्ट्रॉन है। समझ में आता है, सिंपल है। इसका मतलब एक सर्टन अमाउंट ऑफ लाइट जो है वो इस इलेक्ट्रॉन पे पड़नी चाहिए और इलेक्ट्रॉन पे पड़ करके किस तरह आनी चाहिए, मेरी भाई सब जो भी है मेरी आंखों तक आनी चाहिए। समझ में आता है। पर इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, बहुत ज़्यादा छोटा है। ये जो लाइट मैं इसके ऊपर मारने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, ठीक है। ये जो लाइट मैं इसकी मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ये लाइट का जो वेवलेंथ है ये बहुत छोटा होना चाहिए। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इतना बड़ा है तो मेरा वेवलेंथ इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। मेरा वेवलेंथ जो है वो इससे क्या होना चाहिए, थोड़ा सा कंपेयर टू दिस छोटा होना चाहिए और ये वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों तक जाना चाहिए। ठीक है, समझते हो, ध्यान से समझना, ठीक है। वेवलेंथ कम होना चाहिए। अब वेवलेंथ अगर तुमको कम करना है, वेवलेंथ को याद रखने की कोशिश करो, ठीक है। वेवलेंथ अगर तुमको कम करना है तो उसके वजह से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी तुम्हारी हो जाएगी थोड़ी सी हाई। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी तुम्हारी सी हाई। जब तुम वेवलेंथ कम करने की कोशिश करोगे तो फ्रीक्वेंसी तुम्हारी क्या हो जाएगी, हाई, ठीक है। लेस वेवलेंथ विल बी इक्वल टू हाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी इस केस में, हाई। पीछे सरकोगे, मैक्स प्लैंक ने क्या बोला कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी जितनी हाई एनर्जी उतनी ही हाई, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो वेव की मैं बात कर रहा हूँ ये वेव कैसी है, दिस इज अ हाई एनर्जी वेव। एनर्जी की वेव हाई एनर्जी हो गई, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा। अब ये जो वेव है, जो लाइट मैं यहाँ पे मारने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि ये एक क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है, क्योंकि लाइट का भी डुअल नेचर है। लाइट भी वेव जैसी भी है और लाइट पार्टिकल जैसी भी है। तो ये छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में आती है और ये एनर्जी पैकेट्स को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, फोटोन बोलना चालू कर देते हैं। अब तुमने लाइट जलाया, समझना, तुमने लाइट जलाया और लाइट की एक जोरदार वेव, हाई एनर्जी है ना, एक जोरदार वेव आ करके तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को हिट कर देती है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को हिट कर देती है। अब ये भाई साहब इस रास्ते जा रहे थे, ये इनके हिट करने की वजह से क्या कर जाएंगे, अपना पाथ जो है चेंज कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे पाथ जो है उसको क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। एनर्जी हिट होने की वजह से इनकी वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। वेलोसिटी में चेंज आ गया भाई, मास तो इसका कंटिन्यूसली कांस्टेंट रहने वाला है। मास इसका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम विल चेंज, मोमेंटम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिकॉज मास विल रिमेन कांस्टेंट बट वेलोसिटी हमारी एनर्जी वेव हिट करने की वजह से क्या हो गई, चेंज हो गई। दिस डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम, इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब जब मैंने इसका पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहा था, जब मैं इसका पोजीशन निकालने की कोशिश कर रहा था, ठीक है, तो मोमेंटम में गड़बड़ हो गई। मोमेंटम इसका जो भी चल रहा था पहले, जो चक्रव्यूह में इसको रोल करना था, उसमें कुछ ना कुछ क्या आ गया है, इसके चेंज आ गया है, ठीक है। अब जब मैं इसको हिट करूंगा तो दिखाई क्या देने वाला है मुझको, मुश्किल से ही दिखाई देगा। मैं जब इसको हिट करूंगा तो ये अपना रास्ते ही बदल लेगा, इसको मेरे को विजुअली देख पाना भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जितना मैं इसको देखने की कोशिश करूंगा उतना ज़्यादा डिफिकल्ट कर देगा मुझको देखना, क्योंकि मेरा विजुअल पैरेटस ही वैसा है। मुझको जब तक लाइट रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी मेरा समझ ही नहीं आएगा मेरा दिमाग को, ठीक है। उसको लाइट मारो वो आगे भागता है उसको फोटोन मारोगे वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है, अगल बदल जा सके, क्योंकि जो फोटोन आके उसको हिट कर रहा है इतना छोटा है कि उसकी एनर्जी उस पर लगती है, वो काइनेटिक गेन कर लेता है बहुत सारी। समझ में आता है। तो उसकी पोजीशन को जितना तुम टैकल करने की कोशिश करते हो उतना उसका मोमेंटम लूज करने लगते हो, उसके मोमेंटम की समझ तुम्हारे हाथ से क्या होने लगती है, लूज होने लगती है। और जितना तुम उसके मोमेंटम को टैकल करने की कोशिश करते हो उतना उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, समझ में आ रहा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, ठीक। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये बात तुमको बताने की कोशिश कर रहा है कि जितना तुम उसके मास को नियंत्रित करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम
जितना उसके मास को तो नहीं, जितना उसकी पोजीशन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना उसका मोमेंटम लूज करने लगोगे, नहीं समझ आएगा तुम्हारे, पकड़ नहीं पाओगे। जितना तुम उसके मोमेंटम को लूज करने की कोशिश करोगे उतना तुमको पोजीशन नहीं समझ में आएगी। एक टाइम पे तुम उसका पोजीशन और एक टाइम पे तुम उसका मास, दोनों चीज़ें फाइंड आउट एक सर्टनली एक वेव फंक्शन के अंदर नहीं कर सकते, एक टाइम पे नहीं कर सकते हो। पहली चीज़ समझ में आती है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि इन लोगों ने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट्स किए और डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स दोनों में आने वाले एरर को पता किया। तो इन लोगों ने पता किया कि इन दोनों का कंबाइंड एरर जो कुछ भी आता है, कंबाइंड अनसर्टेनिटी जो कुछ भी इसके अंदर से हमको मिलती है, दैट विल बी इक्वल ग्रेटर देन ऑलवेज h/2π। h/2π से वो कभी भी कम होने वाले। h/2π मिलता है बार बार, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π कहाँ पढ़ा है, याद करो कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने इसको, ठीक है। तो ये कहानी भी तुम लोगों को यहाँ पे इतनी याद रखने की कोशिश करनी है। अब क्वेश्चन तुमको क्या आएगा, क्वेश्चन तुमको आएगा कि द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज गिवन बाय 1.6 इंटू 10 समथिंग समथिंग वैल्यू तुमको दी रहेगी। फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी पता करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर तुम इस बात को थोड़ा विचित्र तरीके से समझने की कोशिश करना कि डेल्टा एक्स जो तुम्हारी अनसर्टेनिटी है विल बी इक्वल टू h/2π, जो एक कांस्टेंट है, जिसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कांस्टेंट लिख सकता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पी इस तरीके से नीचे। अगर मैं मान लूँ कि एक ऐसे सर्टन इक्वेशन है जहाँ पे डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू h/2π, एक ऐसी सिचुएशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों बता रहा है ना, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ इस केस में, इसको इक्वल टू अज्यूम कर लेता हूँ। मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। यहाँ पे मैं एक बात और साबित करने की कोशिश करूँगा कि अगर तुम लोगों ने इस चीज़ को डेल्टा एक्स, इसका मतलब है कि तुमने अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तुमने पोजीशन एकदम परफेक्टली फाइंड आउट कर ली, तो डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी उसमें कितनी हो गई, 0। अगर ये 0 हो जाए तो इस तरफ की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगी एंड डेल्टा पी का साइड विल गो टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर तुम ये फाइंड आउट कर लेते हो, एक सर्टनली पोजीशन फाइंड आउट कर लेते हो पूरी की पूरी उसकी, तो तुम्हारा उसके अंदर जो मोमेंटम में एरर पैदा होने वाला है वो कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, पूरा इनफाइनाइट गड़बड़ हो जाएगी उसके मोमेंटम को फाइंड आउट करने में। तो दिस वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल क्या करता है, हमारा बोर का एटॉमिक मॉडल हमको रेडियस ऑफ द एटम बता देता है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देता है। अगर मैं P इज इक्वल्स टू m इंटू वी कर दूँ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके हम लोगों ने एक्सप्रेशंस देखे हुए हैं, तो मैं तो मोमेंटम आसानी से फाइंड आउट कर लूँगा यार। रेडियस मेरे को जब वो बता रहा है तो मेरे को उसकी पोजीशन ही बता दे रहा है, ये बता दे रहा है कि एटम का रेडियस इतना है, फर्स्ट वाले ऑर्बिट का रेडियस इतना है, सेकंड वाले ऑर्बिट का रेडियस इतना है। ये वैल्यूज मुझको 5.12 इंटू z²/n², ये सारी वैल्यूज हम लोगों को थोड़ा हम लोगों को याद होना चाहिए कि हम लोगों ने वहाँ पे कैसे किया। तो उस पॉइंट पे मेरे को समझ में आ रहा है कि बोर ने तो आगे मेरे को बता दिया कि हाँ रेडियस है, इतना दूर पे इलेक्ट्रॉन है, पोजीशन बता दी। ये मास इलेक्ट्रॉन का, ये वेलोसिटी से वो चल रहा है, मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर लो। मोमेंटम भी बता दिया कि ये मोमेंटम इलेक्ट्रॉन, लेकिन उनका जो प्रिंसिपल है इनके प्रिंसिपल के साथ मैच करता नहीं, उनका प्रिंसिपल इनके प्रिंसिपल के साथ मैच नहीं करता। इस वजह से हमारे ये सारे ड्रॉबैक्स पिक्चर में आ जाते हैं, ठीक है। तो बोर का एटॉमिक मॉडल हमको क्या क्या नहीं समझा पाया, बोर का एटॉमिक मॉडल हमको इनकी लिमिटेशंस के बारे में नहीं बता पाया, जिसके अंदर वो ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया, वो डुअल नेचर को एनोनिमस नहीं था, मैटर वेव भी है, मैटर पार्टिकल भी है, मैं खुद वेव बन जाता हूँ टाइम आने पर, ये भी हरकतें मैं कर दे रहा हूँ, पर उनके साथ वो एक्लिमेट नहीं कर पा रहा। और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बता नहीं पा रहा कि यार अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और तुम्हारी बातें जो है वो साथ साथ क्यों नहीं चलती, अलग अलग बातें क्यों करते हो तुम लोग, ये बातें वो कर नहीं पाए। इस वजह से नील का एटॉमिक मॉडल, नील बोर का एटॉमिक मॉडल जो है वो हो गया फेल। ये वीडियो लेक्चर में मैंने तुम लोग को ये रीजंस बताए कि वो हुआ क्यों फेल, क्या थे उसके लिमिटेशन, क्या थी उसकी कहानियाँ। नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, क्या एटम का क्वांटम मैकेनिकल मॉडल कैसा है। थियरी को ध्यान से समझते चलो, ग्रिप पकड़ के रखो कॉन्सेप्ट के ऊपर, तभी ये तुम्हारे दिमाग में रहेगा क्लियर। न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद, धीरे धीरे सारी थियरी खत्म होने के बाद। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन।